अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो हमने पहले कास्ट इन यूरिन पढ़ लिया था और उसके बाद हमारा ये नेफ्राइटिक सेंड्रोम ये बेसिकली क्या होता है इसमें इसमें बेसिकली ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज होती है। ठीक है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जब डैमेज होती है एज अ रिजल्ट रेड ब्लड सेल जो है वो लॉस होते हैं यूरिन में। तो इसको हम क्या कहते हैं? हिमाचूरिया। लॉस ऑफ रेड ब्लड सेल इन यूरिन इज नाउन एज हिमाचूरिया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नेफ्राइटिक सिंड्रोम इसकी छः टाइप है। ठीक है, एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसको हम लोग इन्फेक्शस रिलेटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। और उसके बाद है आईजीए नेफ्रोपैथी और बर्गर डिजीज। और थर्ड जो है हमारे पास है रेपिडली प्रोग्रेसिव क्रिस्टियंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। उसके बाद है डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एल्पोर्ट सिंड्रोम, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो अब हम सिक्स टाइप को वन बाय वन हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप देखें पहले हमारे पास है इन्फेक्शस रिलेटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इन्फेक्शस रिलेटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को हम एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं। ये ओल्ड बुक में इसी तरह लिखा हुआ है, एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, और न्यू बुक में लिखा हुआ है इन्फेक्शस रिलेटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगर आप इसकी मैकेनिज्म देखें तो यहाँ पे लिखा है टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन विद कंजम्पटिव हाइपोकम्प्लीमेंटीमिया। तो ये क्या करता है? हाइपो कम्प्लीमेंटीमिया शो करता है। हाइपो कम्प्लीमेंटीमिया कहते हैं, हाइपो लेस को कहते हैं, एंड कम्प्लीमेंटीमिया कम्प्लीमेंट जो है लेवल जो है वो लेस होगा ब्लड में। कम्प्लीमेंट लेवल कौन से होते हैं? C3। ये नॉर्मल जो लेवल होता है 75 टू 175 इतना होता है। ठीक है, अगर ये ब्लड में कम्प्लीमेंट लेवल जो है कम हो तो इसको क्या कहते हैं? हाइपो कम्प्लीमेंटीमिया। अब चिल्ड्रन से नियरली, ये निशान जो है इसको नियरली कहते हैं। ठीक है, नियरली 2 to 4 वीक, यहाँ पे 2 to 4 वीक आफ्टर ग्रुप स्ट्रेप्टोकोकल फ्रेंजाइटिस और स्किन इन्फेक्शन। सो 2 to 4 वीक आफ्टर जो है जब ये अटैक होता है उसके बाद 2 to 4 वीक आफ्टर ये स्ट्रेप्टोकोकल फ्रेंजाइटिस शो करता है। ठीक है, फ्रेंजाइटिस किसे कहते हैं? इन्फ्लामेशन ऑफ फेरिंग्स वगैरह और या स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन एडल्ट में स्टेफाइलोकोकस इन एडिशनल काजिटिव एजेंट, तो ये क्या करते हैं? स्टेफाइलोकोकस जो है एडिशनल एजेंट है। ठीक है, एडल्ट में। अब आती है लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप नीचे ये किस तरह देखता है? सो इनलार्ज्ड एंड हाइपर सेलुलर ग्लोमेरुलाई। हाइपर सेलुलर ग्लोमेरुलाई जो है वो क्या होता है? इनलार्ज होता है, बड़ा होता है, एंड हाइपर सेलुलर होता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा सेल्स वगैरह उसके अंदर होते हैं। अब इम्यूनोफ्लोरेसेंस, इसके अगर नीचे हम देखें, ये एक माइक्रोस्कोप अगर के इसके टाइप है। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप हो गया, इम्यूनोफ्लोरेसेंस हो गया, तो इनके नीचे देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया। अगर हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस के नीचे देखते हैं तो ये ग्रेनुलर स्टेरिस्काई की तरह अपीयरेंस होता है। लंपी बम्पी अपीयरेंस। लंपी बम्पी अपीयरेंस में आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ, ये या नीचे उसमें डायग्राम में आ जाएगा आई थिंक। अगर आप ये वाला डायग्राम देखें, ये बी, ये वाला जो ग्रीन कलर है, ये कौन सा? ये लंपी एंड बम्पी अपीयरेंस है। ठीक है, सो इम्यूनोफ्लोरेसेंस में ये लंपी एंड बम्पी अपीयरेंस होता है ड्यू टू IgG, IgM एंड C3 डिपोजिशन along ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड मेसेंजियम। ये GBM लिखा हुआ है, इसका मतलब है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, सो ये लंपी एंड बम्पी अपीयरेंस होता है इम्यूनोफ्लोरेसेंस में जब देखते हैं। लेकिन इम्यूनो ये किस वजह से ये नज़र आता है? ड्यू टू IgG एंड IgM, ये एंटीबॉडीज़ है। ठीक है, एंड C3 जो है ये कंप्लीमेंट लेवल है, इसकी वजह से ये क्या होता है? डिपोजिशन होता है एलॉन्ग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड मेसेंजियम में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे जब हम देखते हैं तो ये सब इपिथेलियल इम्यूनो कम्प्लेक्स है। IC का मतलब है इम्यूनो कम्प्लेक्स। ठीक है, सब इपिथेलियल इम्यूनो कम्प्लेक्स हमसे नज़र आता है, इसी तरह नज़र आता है। सो नेक्स्ट को ये था इन्फेक्शस रिलेटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ओल्ड बुक में इसी तरह लिखा हुआ है, लेकिन दोनों सेम ही है, इतना कोई डिफरेंस नहीं है। अब दूसरा है IgA नेफ्रोपैथी। IgA नेफ्रोपैथी, इसको बर्गर डिजीज भी कहते हैं, बर्जर या बर्गर डिजीज जिस तरह आप लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं। इसकी मैकेनिज्म क्या है? अक्वर्स कंपेरेंटली विद रेस्पिरेटरी और GI ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये रेस्पिरेटरी एंड GI ट्रैक्ट, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में वहाँ पे ये पाया जाता है। ठीक है, इन्फेक्शन से था। IgA is secreted by mucosal lining renal पैथोलॉजी ऑफ IgA वास्कुलाइटिस। ठीक है, ये IgA जो है ये लीनिंग म्यूकोसा की जो लाइन होती है ये उसमें इंटेस्टाइन में हो गया,
स्टोमिक वगैरह में हो गया, ये आईजीए वही सिक्रिएट करता है, ठीक है। और रीनल पैथोलॉजी उसकी क्या होती है, आईजीए जो है ब्लड में वास्कुलाइटिस काज करता है। वास्कुलाइटिस किससे कहते हैं, वास्कुलाइटिस कहते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ वेसल्स वगैरह को हम वास्कुलाइटिस कहते हैं। अब लाइट माइक्रोस्कोप में मेजेंजियल प्रोलिफरेशन इसकी होती है, ठीक है, मेजेंजियल प्रोलिफरेशन होती है। एंड इम्यूनोफ्लोरेसेंस में आईजीए बेस्ड आईसी किसे कहते हैं, इम्यून कम्प्लेक्स डिपॉजिट इन मेजेंजियम, यानी आईजीए एंटीबॉडीज बेस्ड होती है और इम्यून कम्प्लेक्स जो है वो डिपॉजिट होते हैं इन मेजेंजियम में, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर देखें तो ये होता है मेजेंजियल इम्यूनो कम्प्लेक्स डिपोजिशन, राइट। सो उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे साथ ही, ये इसके। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रैपिडली प्रोग्रेसिव क्रिसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो रैपिडली प्रोग्रेसिव क्रिसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या होता है, इसमें पुअर प्रोग्नोसिस होती है, ठीक है, और मल्टीपल काजेज, मुख्तलिफ काजेज होती है। इसमें एक काजेज है टाइप 2 HSR। HSR किसे कहते हैं, हेपाटो रीनल सिंड्रोम। ये हेपाटो रीनल सिंड्रोम जो है, ये इसका मतलब ये है हेपाटो लीवर हो गया एंड रीनल किडनी हो गया एंड सिंड्रोम, यानी इसका मतलब है लीवर किडनी डिजीज़ वगैरह, सिंड्रोम कलेक्शन ऑफ डिजीज़ को कहते हैं, ठीक है। एंड गुड पास्चर सिंड्रोम होता है इसमें। गुड पास्चर सिंड्रोम ये क्या होता है, गुड पास्चर सिंड्रोम इसकी डिफिनेशन में आप लोगों को दिखाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड पास्चर सिंड्रोम हम कहते हैं इज़ अ रेयर डिसऑर्डर है, ये बहुत कम डिसऑर्डर है, ठीक है। इन विच बॉडी मिस्टेकली मेक एंटीबॉडी, बॉडी जो है वो क्या बनाती है, गलती से एंटीबॉडीज़ बनाती है डेट अटैक द लंग एंड किडनी। ये बात आप लोगों ने याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी गुड पास्चर सिंड्रोम में इस तरह होता है, बॉडी जो है वो गलती से एंटीबॉडीज़ बनाती है और वही एंटीबॉडीज़ जो है वो लंग्स और किडनी पर अटैक करते हैं गलती से, क्योंकि बॉडी गलती से एंटीबॉडीज़ बनाती है और वही एंटीबॉडीज़ जो है वो लंग्स एंड किडनी पर अटैक करती है, ठीक है। सो उसको हम कहते हैं गुड पास्चर सिंड्रोम। आई होप ये आप लोग को नहीं भूलेगा आइंदा। गुड पास्चर सिंड्रोम वही सिंड्रोम जिसमें बॉडी जो है गलती से एंटीबॉडीज़ बनाती है और वही एंटीबॉडीज़ जो है लंग्स एंड किडनी पे अटैक करते हैं, उसको हम कहते हैं गुड पास्चर सिंड्रोम। सो रेपिडली प्रोग्रेसिव क्रिसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में पुअर प्रोग्नोसिस होती है, मल्टीपल काजेज है, टाइप 2 जिनमें से टाइप 2 HSR जिसको हम कहते हैं हेपाटो रीनल सिंड्रोम, लीवर और किडनी के सिंड्रोम से, एंड गुड पास्चर सिंड्रोम, ठीक है। अब अगर हम इसका लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखें, लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो ये क्रिसेंट मून शेप्ड होगा, ठीक है, ये मून शेप्ड होगा। क्रिसेंट कंसिस्ट ऑफ फिब्रिन एंड प्लाज्मा प्रोटीन। तो ये क्रिसेंट जो है ये फिब्रिन और प्लाज्मा प्रोटीन पर मुश्तमिल होगा। एग्जाम्पल C3b, ये C3b ये जो है कम्प्लीमेंट्री, ठीक है, कम्प्लीमेंट्री विथ ग्लोमेरुलर पेराइटल सेल्स। ग्लोमेरुलर के जो पेराइटल सेल्स है, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस वगैरह इसी तरह होगा। अब अगर इम्यूनोफ्लोरेसेंस में दूसरा क्या था, इम्यूनोफ्लोरेसेंस। अगर इम्यूनोफ्लोरेसेंस के नीचे हम देखें तो लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस ड्यू टू एंटीबॉडी टू ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एल्वुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये क्या नज़र आएगा, लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस ड्यू टू एंटीबॉडीज टू ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एल्वुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी मतलब ये ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एल्वुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर क्या होती है, एंटीबॉडीज होती है, इस वजह से ये इम्यूनोफ्लोरेसेंस में लीनियर नज़र आएगा, ठीक है। एक बात ये होगा, ये गुड पास्चर सिंड्रोम होगा इसमें। गुड पास्चर सिंड्रोम मीन वही बात है, एंटीबॉडीज़, बॉडी मिस्टेकली एंटीबॉडीज़ बनाती है जो कि लंग्स और किडनी पे अटैक करती है, ठीक है। और इसमें हिमाचूरिया होगा। हिमाचूरिया किसे कहते हैं, ब्लड इन यूरिन होगा। हिमोप्टाइसिस होगा। हिमोप्टाइसिस किसे कहते हैं, हिमोप्टाइसिस स्प्यूटम में ब्लड आएगा, ठीक है। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन शो करेगा। नेगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस आर पाई की इम्यून। ये क्या होता है, इसमें नो IgC3, इसमें डिपोजिशन, इसमें IgC3 की डिपोजिशन नहीं होती है, ठीक है। नेगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस को हम दूसरा नाम देते हैं पोकाई इम्यून, पोकाई इम्यून कहते हैं, ठीक है। नो IgC3 डिपोजिशन। ग्रेनुलोमेटोसिस विद पोलियंजाइटिस, इसमें क्या होता है, ग्रेनुलोमेटोसिस। सो ये अगर आप देखें ये है पोलियंजाइटिस, ठीक है। पोलियंजाइटिस क्या होता है, इज़ अ रेयर डिसऑर्डर इन विच ब्लड वेसल्स बिकम इन्फ्लेम्ड। अगर आप यहाँ पे ऊपर डायग्राम में भी देखें तो आपको ब्लड वेसल्स क्या नज़र आती है, इन्फ्लेम्ड नज़र आती है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन रेड रेड से नज़र आती है, ठीक है। ये क्या है, पोलियंजाइटिस जिसको कहते हैं। ये अगर आप देखें तो ये है ग्रेनुलोमेटोसिस, ठीक है। ग्रेनुलोमेटोसिस एंड पोलियंजाइटिस। पोलियंजाइटिस में क्या होता है, ब्लड वेसल्स जो है ये इसकी इन्फ्लेमेशन होती है। इज़ अ रेयर कंडीशन इन विच ब्लड वेसल्स बिकम इन्फ्लेम्ड। ये दोनों सेम ही बात है, ठीक है, ग्रेनुलोमेटोसिस एंड पोलियंजाइटिस। This leads to damage in major organ of the body,
मेजर आर्गन बॉडी जो है डिमेज करता है, ठीक है, यहाँ तक है। सो ये हमारे पास नेगेटिव आई एफ इम्यूनोफ्लोरेसेंस और पेकाई इम्यून, इसमें नो IgC3 डिपोजिशन होती है एज अ रिजल्ट ग्रेनुलोमेटोसिस विद पोलीएंजाइटिस, ठीक है। PR3 ANCA बाई CANCA, ये क्या होता है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये ANCA कहते हैं एंटी न्यूट्रोफिल्स, एंटी न्यूट्रोफिल्स साइटोप्लाज्मिक एंटीजन, राइट, एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीजन, ठीक है। ये दोनों वही है, यहाँ पे भी ANCA लिखा है, एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीजन, ठीक है। इसोनोफिलिक ग्रेनुलोमेटोसिस होती है विद पोली एंजाइटिस। पोलियंजाइटिस क्या होती है, ऑलरेडी हमने बात किया था। इसमें जो है वेसल्स वगैरह उसकी क्या होती है, ब्लड वेसल्स की इन्फ्लेमेशन वगैरह होती है, ठीक है। ग्रेनुलोमेटोसिस विद पोलियंजाइटिस आर माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस। MPO, ये MPO, सो MPO किसे कहते हैं, माइलोपायरो ऑक्सीडेज, ठीक है। MPO माइलोपायरो ऑक्सीडेज एंड ANC वही बात है, इसकी जो या एब्रीवेशन ANC लिखा है, ये है एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी, ठीक है। एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी एंड ग्लोमेरुलर IF, इसमें है PSGN किसे कहते हैं, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और DPGN किसे कहते हैं, डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो इसमें इतनी कोई ख़ास बात नहीं है, बस यहाँ पे ये इम्यूनोफ्लोरेसेंस में आप लोगों ने ये याद रखना है। पहले ये क्या होता है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस में ये लीनियर नज़र आएगा, क्योंकि ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एल्वुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में क्या होती है, एंटीबॉडीज़ होती है, एज अ रिजल्ट ये लीनियर नज़र आएगा। दूसरा है उसमें पास्चर सिंड्रोम होती है, हेमाचूरिया होती है, हेमोप्टाइसिस होती है, ठीक है। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। और नेगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस आर पेकाई इम्यून में, इसमें क्या होता है, नो IgC3 डिपोजिशन, IgC3 की डिपोजिशन नहीं होती, ये एंटीबॉडीज है, इसकी डिपोजिशन नहीं होती है। इस रिजल्ट ग्रेनुलोमेटोसिस होता है और विथ पोलियंजाइटिस। सो पोलियंजाइटिस हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया, ये क्या होता है पोलियंजाइटिस, इसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड वेसल्स होती है। एंड ANCA जो है जिसमें एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़ वगैरह, एंड इसिनोफिलिक ग्रेनुलोमेटोसिस विद पोलियंजाइटिस, इनकी भी क्या होती है, पोलियंजाइटिस वगैरह होती है, ब्लड वेसल्स इन्फ्लेमेशन होती है। और माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस होती है, माइक्रोस्कोपिक वही बात है, MPO जिसको क्या कहते हैं, MPO माइलो पायरोऑक्सीडेज, ठीक है, माइलो पायरोऑक्सीडेज ये होता है। और उसमें कोई ख़ास ग्रेनुलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस में ये फिर किस तरह नज़र आता है, ये फिर नज़र आता है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, राइट। सो अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तरफ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये क्या होता है, गुड पास्चर सिंड्रोम की तरह नजर आता है, ठीक है। गुड पास्चर सिंड्रोम आप लोगों को याद होना चाहिए। गुड पास्चर सिंड्रोम में क्या होता है, बॉडी जो है मिस्टेकनली एंटीबॉडीज़ बनाती है और वही एंटीबॉडीज़ लंग्स और किडनी पर अटैक करती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, जब लंग्स और किडनी पर अटैक करेंगे तो उनकी इन्फ्लामेशन होगी। सो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये गुड पास्चर सिंड्रोम इसमें होता है। एज रिजल्ट क्या होता है, ब्रेक इन ग्लोमेरुलर बाउमन मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेक होती है। जब ग्लोमेरुलर बाउमन में ब्रेक होती है तो नेक्रोसिस होती है एंड क्रिस्टेंट फॉर्मेशन विद नॉन डिपॉजिट, ठीक है। पेकाई इम्यून यूजली नो डिपॉजिट इफ IC कहते हैं इम्यूनो कम्प्लेक्स डिपॉजिट मोर सवियर प्रेजेंटेशन। सो PSG किसे कहते हैं, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। डोम शेप नजर आएगा। डोम शेप किस तरह होता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। डोम शेप्ड सब एंडोथेलियल एंड सब एपिथेलियल इलेक्ट्रॉन डेंस डिपॉजिट हम्स। सो ये फिर डोम शेप नजर आएगा। डोम शेप ये अगर आप ये देखें, ये गुम्बद की तरह टाइप है ना, ये इसको क्या कहते हैं, डोम शेप कहते हैं, ठीक है। सो फिर क्या होता है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे अगर हम देखें तो ये फिर डोम शेप नजर आता है, ठीक है। सो इसमें कोई ख़ास बात, इतनी इंपॉर्टेंट बात भी नहीं है, बस ये याद रखना है। रैपिड प्रोग्रेसिव क्रिस्टेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में पोर प्रोग्नोसिस होती है और एज अ रिजल्ट मल्टीपल काजेज। टाइप 2 HSR हेपाटोरेनल सिंड्रोम इसमें होता है एंड पोस्चर सिंड्रोम होती है, ठीक है। यानी इसमें बस सिंपल सी बात है, हेपाटोरेनल सिंड्रोम होता है और पोस्चर सिंड्रोम होता है, ठीक है।
अब हमारे पास थर्ड टॉपिक है नेफ्राइटिक सिंड्रोम का। थर्ड टॉपिक है, इसका नाम है डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसको कहते हैं DPGN कहते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है, DPGN, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है आगे। डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस often due to SLE, सिस्टमिक लूपस इरिथमेटस, ठीक है, सिस्टमिक लूपस इरिथमेटस। सो इसका मैकेनिज्म है often due to सिस्टमिक लूपस इरिथमेटस होता है इसमें। थिक वायर लूपस, थिक वायर लूपस होता है। DPGN डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड MPGN किसे कहते हैं, मेम्ब्रेनस प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस often present as नेफ्राइटिक एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉन्करेंटली। तो ये नेफ्राइटिक एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम दोनों में पाया जाता है। नेफ्राइटिक सिंड्रोम आप लोगों को पता होगा, इसमें क्या होता है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज होती है, एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम में पोडोसाइट सेल की डैमेज होती है, ठीक है। अब हम आते हैं ये सिस्टमिक लूपस इरिथमेटस, ये क्या है। सो सिस्टमिक लूपस इरिथमेटस ऑटो इम्यून डिजीज है in which immune system attack its own tissue, causing widespread inflammation and tissue damage in the affected organ। वही बात है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है इन विच immune system attack its own tissue, causing widespread inflammation and tissue damage in the affected organs। बहुत ही सिंपल बात है इसमें, ये ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज मतलब ये बॉडी जो है वो क्या करती है, बॉडी जो है एंटीबॉडीज़ बनाती है, वही एंटीबॉडीज़ जो है अपने टिश्यू, अपने बॉडी के अंदर जो टिश्यू या आर्गन है उस पर अटैक करे और रिजल्ट क्या हो, इन्फ्लेमेशन काज हो, तो इसको क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं, ठीक है। सो SLE जो है, सो सिस्टमिक लूपस इरिथमेटस ये क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज है, राइट। अब इसके हम आते हैं, अब हम लाइट माइक्रोस्कोप में देखते हैं इसको। लाइट माइक्रोस्कोप में जब हम देखते हैं तो ये क्रिसेंट मून शेप नजर आता है, ठीक है। सॉरी, अगर ये लाइट माइक्रोस्कोप में देखें तो ये वायर लूपिंग ऑफ कैपिलरीज जो है वो वायरिंग लूप, वायर की तरह होती है, ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप में। और इम्यूनोफ्लोरेसेंस में ये ग्रेनुलर की तरह नज़र आएगा। एंड आखिर में जो है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसमें होता है सब एंडोथीलियल, सम टाइम सब इपीथीलियल। बाज़ टाइम ये एंडोथीलियल होता है, बाज़ टाइम ये इपीथीलियल होता है। ये अगर आप इपीथीलियम को देखो तो इपीथीलियम क्लियर होती है, एंडोथीलियल होते हैं, सब एपिथेलियम होता है, ठीक है, इसी तरह। तो यहाँ पे क्या होगा, सब एंडोथीलियल सम टाइम एंड सब एपिथेलियल होता है, और इंट्रामेम्ब्रेनस IgG बेस्ड IC इम्यून कम्प्लेक्स अपन विद C3 डिपोजिशन, ठीक है, ये उसी में नजर आएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। अब आते हैं एल्पोर्ट सिंड्रोम की तरफ। एल्पोर्ट सिंड्रोम इसमें क्या होता है, टाइप 4 कोलेजन म्यूटेशन, इसमें जो कोलेजन जो है उसमें क्या आती है, टाइप 4 में म्यूटेशन आती है। जब म्यूटेशन आती है एज ए रिजल्ट फिर क्या होता है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन अल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो उसमें क्या आ जाती है, चेंजेस आती है, ठीक है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में चेंजेस आ जाती है। अब इस तरह होता है, ये जब इसमें टाइप 4 कोलेजन में जब चेंजेस आ जाती है, म्यूटेशन आ जाती है, एज ए रिजल्ट जो है irregular thickening and thickening एंड स्प्लिटिंग ऑफ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो फिर क्या होती है, पतली होती है, मोटी होती है, और उसमें डिवीजन टाइप होती है, मतलब सुराख वगैरह उसके अंदर होते हैं, ठीक है, डिवाइड हुई होती है। तो ये बेसिकली किस वजह से होती है, ये IV4 कोलेजन की वजह से होती है, और ये एल्पोर्ट सिंड्रोम में होती है, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट आई प्रॉब्लम इसमें होती है, एग्जाम्पल रेटिनोपैथी, एंटीरियर लेंटिकोनस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, SNHL किसे कहते हैं। सो इसमें क्या होती है बेसिकली, SNHL को कहते हैं सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस, ठीक है। इसमें बंदा जो है कांट सी, कांट पी, कांट हेयर अभी, यानी इसमें बंदा जो है सुन भी नहीं सकता है, यूरिनेशन भी नहीं कर सकता है, और देख भी नहीं सकता है, ठीक है, ये इसके लिए है SNHL कहते हैं सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस, सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस, ठीक है। अब जो है, सो अब अगर हम इसको लाइट माइक्रोस्कोप में देखें तो ये क्या होता है, इरेगुलर लाइट माइक्रोस्कोप में इरेगुलर थिकनिंग एंड स्प्लिटिंग ऑफ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, एग्जैक्टली वही बात है। इसमें इरेगुलर ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो क्या होती है, थिक होती है, थिन होती है, थिक होती है, एंड स्प्लिटिंग हुई होती है, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है। इसके बाद अगर इसको हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस में अगर देखें तो ये इम्यूनोफ्लोरेसेंस में इनिशियली नेगेटिव इरेगुलर डिपॉजिट ऑफ IgG IgM एंड आर
C3 में ऑब्जर्व लेटर, बाद में इसको लेटर ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। और इसको लाइट माइक्रोस्कोप में देखो तो ये क्या होता है, बास्केट वेव अपीयरेंस ड्यू टू इरेगुलर थिकनिंग एंड लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग ऑफ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस ये बास्केट अपीयरेंस लगती है, ठीक है। किस वजह से इरेगुलर थिकनिंग उसमें आ जाती है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट में, ग्लोमेरुलर इरेगुलर थिकनिंग एंड थिकनिंग आ जाती है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में, और स्प्लिटिंग हुई होती है, तो इस वजह से ये बास्केट अपीयरेंस नज़र आती है। सो लास्ट टॉपिक हमारा है मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये टाइप 1 में भी सेकेंडरी होती है टू HBV और HCV। तो ये क्या होता है इसमें, हेपाटाइटिस, ये टाइप 1 में भी सेकेंडरी टू HBV, हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन की वजह से। टाइप 2 एसोसिएटेड विद C3 नेफ्राइटिक फैक्टर IgC, ऑटो एंटीबॉडी दैट स्टेबलाइज C3 ये कम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। कन्वर्टेज परसिस्ट कम्प्लीमेंट एक्टिवेशन डिक्रीज C3। अब इसको अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो ये मेसेंशियल ग्रोथ इसमें होती है, इन ग्रोथ होती है, मेसेंजर की ग्रोथ नहीं होती है। ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन स्प्लिटिंग हुई होती है। ट्रेम ट्रैक ऑन H&E कहते हैं हेमाटोक्सालिन एंड यूसिन, ठीक है, हेमाटोक्सालिन एंड यूसिन कहते हैं इसको। एंड पेस स्टेन, सो पेस हम लोग कहते हैं पीरियाडिक एसिड स्टफ स्टफनेस शिफनेस शिफनेस PAS पीरियाडिक एसिड शिफनेस स्टेन, ये इसके अंदर होता है लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर। एंड इम्यूनोफ्लोरेसेंस के अंदर ये ग्रेनुलर अपीयरेंसेस की आ जाती है। और आखिरी जो है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ये टाइप 1 सब एंडोथेलियल इम्यूनो कम्प्लेक्स डिपॉजिट इसमें होती है, ठीक है। और टाइप 2 इंट्रामेम्ब्रेनस डिपॉजिट आल्सो कॉल्ड डेंस डिपॉजिट डिजीज, ठीक है। सो अब अगर आप ये देखें यहाँ पे हम लोगों ने भी डिस्कस किया इसके नेफ्राइटिक सिंड्रोम, और नेफ्राइटिक सिंड्रोम क्या हमने एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जिसको इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में कहते हैं उसको डिस्कस किया। रैपिडली प्रोग्रेसिव या क्रीसेंट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को हमने डिस्कस किया। डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को स्टडी किया। IgA नेफ्रोपैथी और बर्गर डिजीज को हमने स्टडी किया। एल्पोर्ट सिंड्रोम को हमने स्टडी किया एंड मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को स्टडी किया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर डायग्राम में देखें तो ए है, ये ए जो है ये ए किस में है, ये एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो फर्स्ट वाला जो था उसी के अंदर ये है, ठीक है। ये अगर आप देखें ये है, तो ये जो ए नज़र आता था ये किसके अंदर था, इन्फेक्शियस रिलेटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। इसमें क्या होती है, इनलार्ज्ड एंड हाइपरसेलुलर ग्लोमेरुलाई। तो अगर यहाँ पे देखें इनलार्ज एंड हाइपरसेलुलर ऑफ ग्लोमेरुलाई, ये ग्लोमेरुलाई जो है इनलार्ज एंड हाइपरसेलुलर हुई है, ठीक है। और ये दूसरा हमने इसको हमने कहा था ये बी वाला जो था ये किसी में आता है, ये बी भी इम्यूनोफ्लोरेसेंस में इन्फेक्शियस रिलेटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को जब इम्यूनोफ्लोरेसेंस में हम देखते हैं तो ये क्या होता है, लंपी बम्पी अपीयरेंस आता है। अगर आप देखें ग्रीन टाइप था लंपी एंड बम्पी अपीयरेंस। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या है, लंपी एंड बम्पी अपीयरेंस है, ठीक है, लंपी एंड बम्पी अपीयरेंस है। अब अगर आप ये C3 देखें C3, तो ये किस तरह अपीयरेंस है इसकी, ये सी जो था सॉरी ये सी ये नज़र आता है रेपिडली प्रोग्रेसिव और क्रिसेंट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो उसमें ये क्रिसेंटिक मोन शेप्ड होगा, ठीक है, क्रिसेंटिक मोन शेप। अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है, क्रिसेंटिक मोन शेप है। ये मोन शेप जब वो क्या होती है, ये आधी से निकल जाती है तो फिर इस तरह होती है ना, क्रिसेंट बनाता है कन्वेक्स का कनकेव शेप, यस कनकेव शेप, ये क्रिसेंट है यहाँ पे। तो ये नज़र आ रही थी कि इसमें रेपिड प्रोग्रेसिव क्रिसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्रिसेंटिक मोन शेप अपीयरेंस आती है। अब अगर आप देखें ये डी देखें, डी ये वाला, तो ये किस में था, डी नज़र आ रहा है, ये डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इसमें अपीयरेंस आ रही है। ये अगर आप देखें ये वायर लूप टाइप अपीयरेंस है इसके, ठीक है। डी जो है इसकी क्या है, वायर लूप ऑफ कैपिलरी, कैपिलरी जो है वो वायर की तरह है ना। तो ये किस में नज़र आ रही थी,
डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। और लास्ट ये ई जो है, अगर आप इसको देखें, ये ई को, ये डायग्राम को अगर आप देखें, ये अगर आप देखें तो ये मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में ये इसी तरह नजर आती है। इसमें क्या था, मेसेंजियल इनग्रोथ होती है, ठीक है। ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो सेपरेटिंग हुई होती है, उसके अंदर यहाँ पे अगर आप डायग्राम में भी देखें तो सेपरेट हुई है, ठीक है। ट्रिम ट्रैक ऑन एच एंड ई एंड पी ए एस 10। तो ये इसमें बेसिकली क्या था, ये ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो यहाँ पे सेपरेट वगैरह नजर आती है, तो ये मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में आती है। सो थैंक यू सो मच, हम लोगों ने डिस्कस किया नेफ्राइटिक सिंड्रोम, और नेक्स्ट इंशाल्लाह इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। रीनल पैथोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। नेफ्राइटिक एंड नेफ्रोटिक में ये एक बात याद रखना है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम जो है इसमें ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है उसकी डैमेज हो जाती है, ठीक है। और जब डैमेज होती है एज अ रिजल्ट जो है रेड ब्लड सेल्स जो है उसके अंदर पास ही होते हैं। जब उसके अंदर पास होते हैं तो उसमें यूरिन में हमें हेमाचूरिया नजर आता है, यानी यूरिन के अंदर ब्लड नजर आता है। बेसिकली ग्लोमेरुलर बेसमेंट में ब्रेन की डैमेज होती है। नेफ्राइटिक सिंड्रोम में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में पोडोसाइट सेल की डैमेज होती है। जब पोडोसाइट सेल की डैमेज होती है तो एज अ रिजल्ट जो है यूरिन में प्रोटीन लॉस होता है, एल्बुमिन लॉस होता है, तो इस वजह से ये प्रोटीन यूरिया होती है, ठीक है। और मैसिव प्रोटीन यूरिया होती है, ये याद रखना है। सो थैंक यू सो मच।